प्रस्तावना: आजादी के बाद का भारत और लोकतंत्र का उदय। 1947 में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा मोमेंट था। यह ब्रिटिश राज का अंत ही नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की नींव भी थी। 1950 तक भारत का संविधान लागू हो गया, जिसने सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार दिया। ये एक बोल्ड मूव था, खासकर जब इंडिया उस समय एक गरीब और अशिक्षित देश था। 1951 to 52 में पहला जनरल इलेक्शन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लाखों लोगों ने पहली बार वोट दिया। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने। 1950 से इंडिया ने रेगुलर इलेक्शंस देखे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस हैं। इन चुनावों ने इंडिया के पॉलिटिकल जर्नी को आकार दिया है और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। यह ऐसे 1950 से लेकर 2024 तक के इंडियन इलेक्शंस के इतिहास का एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रस्तुत करता है। यह मेजर पॉलिटिकल चेंजेस सभी प्रधानमंत्रियों, उनकी पॉलिसीज और उन महत्वपूर्ण मोमेंट्स को उजागर करता है जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को आकार दिया है। नेहरू युग नींव का निर्माण 1947 to 1964। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1947 से 1964 तक देश का नेतृत्व किया। नेहरू के नेतृत्व में इंडिया ने एक मजबूत डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क स्थापित किया। उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी की वकालत की, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। नेहरू ने हैवी इंडस्ट्रीज, डैम्स और स्टील प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य कोल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रल रहना था। नेहरू एरा इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। इसने एक नए राष्ट्र की नींव रखी और भविष्य के विकास के लिए जमीनी कार्य तैयार किया। हालांकि नेहरू की आलोचना भी की गई, खासकर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और 1962 में चाइना के साथ युद्ध के दौरान उनकी कथित विफलता के लिए। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल छोटा लेकिन महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया और किसानों और सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री और इंदिरा गांधी उथल पुथल और प्रगति 1964 to 1984। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। शास्त्री एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता थे, जिन्होंने सादगी और ईमानदारी पर जोर दिया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनका दृढ़ नेतृत्व देश के लिए प्रेरणा बना। शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। वह अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के लिए जानी जाती थी। इंदिरा गांधी ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिनमें बैंक्स का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्सेस का एबोलिशन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी देश का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पॉलिटिकल टर्मोइल और कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की, सिविल लिबर्टीज को निलंबित कर दिया और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कुचल दिया। 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और आम चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार हुई। राजीव गांधी और गठबंधन की राजनीति का उदय 1984 to 1996। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और मॉडर्नाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई लहर लेकर आए। उन्होंने कंप्यूटर रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया और इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की दिशा में कदम उठाए। राजीव गांधी का कार्यकाल पंजाब और श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से भी प्रभावित रहा। उन्होंने अलगाववाद का मुकाबला करने और शांति बहाल करने के प्रयास किए, लेकिन सीमित सफलता मिली।
बोफोर्स तोप सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया। 1989 के चुनावों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और कोalition पॉलिटिक्स का युग शुरू हुआ। विश्वानाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनाई। यह सरकार अल्पकालिक साबित हुई और 1991 में गिर गई। 1991 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण नीतियों की शुरुआत की, जिसने इंडियन इकोनॉमी को बदल दिया। उस समय वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 90 के दशक के मध्य तक कोalition पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। 1996 के चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने 13 दिनों के लिए सरकार बनाई, लेकिन बहुमत साबित करने में विफल रही। इसके बाद HD देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट के तहत 2 सरकारें स्थापित हुईं, जिन्हें कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था। ये सरकारें भी अस्थिर साबित हुईं और 1998 में नए सिरे से चुनाव हुए। 1998 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी। वाजपेयी सरकार ने इंडिया को परमाणु शक्ति घोषित किया, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए और आर्थिक विकास को गति देने के प्रयास किए। हालांकि 2004 के चुनावों में एनडीए अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सत्ता में आई। एक सम्मानित अर्थशास्त्री सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गठबंधन का नेतृत्व किया। यूपीए सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, खासकर गरीबों और वंचितों को लाभान्वित करना था। यूपीए के कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए। इस अवधि के दौरान इंडियन इकोनॉमी ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, हालांकि यह वृद्धि असमान थी। 2009 में यूपीए ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, जो समावेशी विकास और सुशासन के प्रति उसके दृष्टिकोण के लिए व्यापक जन समर्थन का संकेत था। हालांकि यूपीए भ्रष्टाचार के आरोपों और पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त थी, जिससे लोगों में मोहभंग हुआ। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मंच पर प्रचार करते हुए शानदार जीत हासिल की। मोदी की जीत ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत की। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने डेवलपमेंट मॉडल के लिए जाने जाने वाले मोदी ने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एक मजबूत संदेश के साथ लोगों से अपील की। सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने, गरीबी कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चों पर भी निर्णायक कदम उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकवाद के खिलाफ इंडिया की कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया, जबकि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर इंडिया के कद को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। 2019 के आम चुनावों में मोदी और बीजेपी ने और भी बड़ी जीत हासिल की, जो उनके नेतृत्व और नीतियों में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। मोदी का दूसरा कार्यकाल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। 1950 के बाद से
इंडियन इलेक्शंस में कई उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। बढ़ती वोटर अवेयरनेस, मीडिया की बढ़ती भूमिका और टेक्नोलॉजी के उपयोग ने चुनावी प्रक्रिया को बदल दिया है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स पर दबदबा था। इसका कारण स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और करिश्माई नेतृत्व था। हालांकि समय के साथ क्षेत्रीय दलों के उदय ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को और अधिक कम्पिटिटिव और डाइवर्स बना दिया है। जाति, धर्म और भाषा पर आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे सबसे आगे आ गए हैं, जो बदलती वोटर प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें मतदाता पहचान पत्र जारी करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करना शामिल है। इंडियन डेमोक्रेसी को गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों का समाधान करने और सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए पॉलिटिकल विल और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इंडिया की युवा आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देश के भविष्य के लिए आशा और आशावाद प्रदान करती है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में निवेश करके इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकता है और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर सकता है। इंडिया में चुनाव देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करें और नेताओं को जवाबदेह बनाएं। अपनी चुनौतियों के बावजूद इंडिया का डेमोक्रेटिक जर्नी उल्लेखनीय रहा है, जो विविधता और लचीलापन प्रदर्शित करता है। इंडिया के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखते हैं और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। 1950 से इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। आजादी के बाद के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इंडिया ने एक स्थिर और जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है। नियमित चुनावों ने नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार दिया है। इंडियन इलेक्शंस का इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास का प्रमाण है। नेहरू के नेतृत्व में एक नए राष्ट्र की नींव रखने से लेकर मोदी के नेतृत्व में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने तक देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि इंडियन डेमोक्रेसी को अभी भी गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों का समाधान करने और सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इंडिया का लोकतांत्रिक सफर आशा और प्रेरणा का स्रोत है। अपनी चुनौतियों के बावजूद इंडिया के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए हुए हैं और बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं।